वेलकम बैक नाज़रीन। सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आप तक उन लोगों को पहुंचाएं जो वसीला बनते हैं दूसरों की मदद का, तो आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में ऐसे ही कुछ लोग मौजूद होंगे। तो इससे पहले आपको ये बताते चलें कि जिस तरह हमने कहा कि ये अशरा है मग़फ़िरत का, अल्लाह की रहमतें इतनी हैं कि हम अशरा रहमत में कोशिश कर रहे थे कि ऐसे अमाल करें जिनसे अल्लाह पाक अपनी रहमतें हम पे बरसाता रहे। और अशरा मग़फ़िरत में भी हम ये कोशिश करते हैं कि उसी तरह के अमाल किए जाएं कि अल्लाह अपनी रहमत से हमें जो है मग़फ़िरत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें हमारे छोटी छोटी नेकियों पे हमें उस तरह का अजर दे कि हम जितने भी माजी में गुनाह कर चुके हैं उनकी हमें मग़फ़िरत मिले। बिल्कुल। और ज़ाहिर जिस तरह बात की गई थी कि छोटी छोटी नेकियां, उस तरह छोटी छोटी गुनाह जो दरगुजर कर देते हैं, हम समझते हैं कि शायद इसकी काउंटिंग नहीं होगी या पकड़ नहीं होगी, पकड़ उनकी भी हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला है, माफ़ी देने वाला है। इसलिए ये 10 दिन जो है ना बहुत ख़ास होते हैं मग़फ़िरत में, कि हम इससे अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें। उसको और रहमत के तलबगार तो हैं ही, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन रमज़ान मुबारक के इस महीने में हमें ये 10 दिन मखसूस, अगर मग़फ़िरत की सिर्फ हम बात कर लें, जो भी हमसे गुनाह सरज़द हुए हैं, जो भी गलती कोताही, इंसान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक़ है, अल्लाह ताला को मालूम था कि इंसान है और इसने कितनी गलतियाँ करनी हैं। लेकिन ये भी साथ साथ उन्होंने फरमाया है कि एक दूसरे के ऐब पर पर्दा भी डालो और दूसरों के तलाश में ना रहो कि जनाब वो क्या गुनाह कर रहा है, क्या उसके अंदर ऐब है, बल्कि अपनी इस्लाह कीजिए। तो यही अब हमारे ज़ाहिर मौजू भी था हमारे आज के प्रोग्राम का। जी अब कराएं हम आपसे, हमारे साथ कौन सी मौजूद शख्सियत मौजूद है स्टूडियो में? बिल्कुल, हमारी अवान साहिबा मौजूद हैं जो कि इनका तारुफ अगर मैं करवाऊँ तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इसके साथ ही वीमेन एंड चाइल्ड राइट एडवोकेट भी हैं। यानी कि ख़वातीन पे और बच्चों पे इन्होंने बहुत काम किया है और उनके हुकूक के लिए बहुत काम कर चुकी हैं। किन किन शोबों में ये काम क्या है, इनसे बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया मालवी साहिबा, आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इस वक्त तशरीफ़ लाई। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह हमने अपने तारुफ में कहा कि आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, तो आप लोगों के लिए, लोगों के राइट्स के लिए क्या इक़दाम करती हैं? ऐसी कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ रही हैं जिन पे आपको सराहा गया हो, एप्रिसिएशन की गई हो? पलवशा, मुझे याद ही नहीं है कि कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का एक सिलसिला है और उसमें एक छोटा सा एहसास का लम्हा होता है जो हमें ये बताता है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है। उसमें सिर्फ आपकी पढ़ाई, सुबह उठना, खाना खाना और या जॉब पे जाना या स्कूल या कॉलेज जाना, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि वो लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनसे कोई हमारा रिश्ता भी नहीं है, उनके हुकूक हैं हमारे ऊपर। उसको हम इंसानियत का नाम देते हैं, उसको हम इंसानियत के तकाज़ों का और एहसास का नाम देते हैं, उसको हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। सो इसी तरह बस छोटी छोटी चीज़ों से मुझे महसूस हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं किसी के काम आ रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है अगर कोई ये कहता है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई आसानी आई है। सो शुरू से लेके, और वालिदैन का भी इसमें बहुत बड़ा तमाम रोल होता है कि वो अपने बच्चों को ये बताएं कि उनको शेयरिंग कैसे करनी है, केयर कैसे करनी है दूसरों की, या अपने जो अमाल हैं ज़िंदगी में, जो भी आप कर रहे हैं, आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, उससे किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मदद करती हैं आपको वो इंसान बनने के लिए जो कि शायद हमारे माशरे की ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि दैट आई एम वेरी परफेक्ट एंड मैं बहुत इसमें कुछ कमाल कर रही हूँ, बट शायद मैं जो भी कर रही हूँ मुझे ये पता है कि लोगों की बेहतरी है उसमें। और जो हमारे माशरे में जो सबसे डिप्राइव्ड तबका है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, औरतों की जो तकलीफ़ें हैं और औरतों के साथ जो इश्यूज़ हैं, बच्चे जो अपने लिए बात नहीं कर पाते, वो नहीं बता पाते कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है या उनके लिए किस तरह का मुआशरा हमने तश्कील करना है, उनके हवाले से काम करना उसमें। और ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो कि बेहतर तरीके से अपनी सेहत, अपने बच्चों की तालीम, अपने घर का ख़र्चा, खाना पीना, उसमें बहुत कमज़ोर होते हैं। उनके लिए हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग्स और छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम उनको सीड मनी दिलवाना, कोई ऐसे फंड्स से उनको कनेक्ट करना कि उनका एक स्टार्टअप बिज़नेस हो जाए। उसमें ख़वातीन जो कि घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं
हमने कंप्लेंट सेंटर्स के हवाले से औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे गवर्नमेंट के साथ बनाए हैं, जिसमें उनकी जो डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, छोटी उम्र की शादियाँ, मैंने लॉ बहुत शौक़ से पढ़ा था जी। मैं हमेशा साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। माय फादर इज़ डॉक्टर, बट मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह कानून की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से काम करना शुरू कर दूँगी। और मैंने बहुत शौक़ से लॉ में एडमिशन लिया, मैंने LLB किया और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को एजुकेट करना। मैं जेंडर ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनिंग्स करवाती हूँ पूरे पाकिस्तान में। आप कितने साल से ये कर रही हैं? कितने साल से आप इस तरह लोगों के काम आ रही हैं? वैसे तो जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैं तब से कर रही हूँ। उस टाइम आपको पता नहीं होता कि आपकी सोसाइटी को असल में नीड क्या है। मुझे याद है हम लोग फ्रेंड्स आपस में अपनी पॉकेट मनी को जमा करके लोगों की मदद करने के लिए निकले थे और हमने कुछ राशन के बैग्स ख़रीदे थे और हम एक बस्ती की तरफ, हमारे घर के करीब एक जगह थी, हमें लगा यहाँ लोग होंगे। हम कोई 10-12 हमारे पास बैग्स थे और जब हम वहाँ पहुँचे तो इतने सारे लोग हमारे ऊपर आ गए कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि किसको देना है और किसको नहीं देना। दैट मीन्स कि जज्बा था मगर लर्निंग नहीं थी। जज्बा था लेकिन पता नहीं था कि डिस्ट्रीब्यूशन करनी कैसे है या कैसे लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए उनकी मदद करनी है कि एक हाथ से दो तो दूसरे को भी ना पता चले। और ये जो सोशल मीडिया और उस पर अगर हम एक्टिविटीज़ शेयर कर भी रहे होते हैं तो उसका ये पर्पज़ ऐसे लोग होते हैं जिसने अपना हिस्सा डाला होता है और काफ़ी ऐसे लोग मदद करना चाहते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ओके ये लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगले इंसान की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनकी पिक्चर्स वगैरह ये हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखा, नहीं शेयर करनी है, उनसे इस तरह गुफ्तगू करनी है कि उनको ये महसूस ना हो कि वो बहुत गरीब हैं या कम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसलिए हम कोई बहुत आला शख्सियत उनकी मदद करने आए। तो वो एक हम्बलनेस से और एक आजिज़ी से उनकी मदद करना मैंने सीखा। और वो जो पहला टाइम है मैं आपको बता रही हूँ, इतने सारे लोग थे कि मैं तो बहुत डर गई थी। हमने कहा हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, हमारे पास चीज़ें इतनी कम है। लेकिन फिर हमने आपस में ये सोचा कि हमें सर्वे करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि किसके घर में कितने अफराद हैं, उनके कमाने का ज़रिया क्या है, उनकी स्पेंडिंग कितनी है और फिर हमें ये तय करना चाहिए कि हमें किस तरह कितने लोगों की मदद करनी है। उसके बाद ये मदद का सिलसिला बहुत अरसे तक हमने जारी रखा। फिर हमने ये सीखा कि वक्ती तौर पे मदद करना ये मदद नहीं है, हमें उनके लिए एक ऐसा वसीला बनाना है जो लॉन्ग टर्म में उनको सर्व करे। एग्जैक्टली। फिर वो छोटे से कार्ड्स और कोई टूल्स वगैरह ख़वातीन को दे देना, उनको ट्रेनिंग्स करवाना, इस हवाले से हमने काफ़ी काम किया। यानी कि उनके लिए आपने कोशिश की कि रोज़गार के कुछ मौक़े, जी, उनको ट्रेनिंग्स देना, उनके रोज़गार के मौक़ों की तरफ लेकर आना। और जो इज़्ज़त से बंदा खुद कमाता है उसका मज़ा भी अपना होता है, तो उसके बारे में लोगों को ये बताना कि आप किसी से किसी हद तक ले सकते हो। ये जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत बड़े लेवल पे लोगों की मदद कर रही हैं, ये भी एक हद तक किसी की मदद कर सकती हैं। 3 महीने 4 महीने उनकी कंडीशंस में ये है, उसके बाद फिर उनको खुद मुख्तार बनाने की तरफ आते हैं। इस पर तमाम कामों में जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रही हैं, हुकूमत का कितना हिस्सा रहा, आपको कितनी सपोर्ट की? जी, जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे बनाए, उसमें हुकूमत की तरफ से हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था इनिशियली। हमारे लिए बड़ा मुश्किल था उनको ये यकीन दिलाना कि ऐसी कोई इदारे बन सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर और वो ख़वातीन और बच्चों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन आई रिमेंबर AD ख्वाजा साहब IG सिंध होते थे उस ज़माने में, और उन्होंने हमारे इस आइडिया को बहुत सराहा और हमें अच्छा रिस्पांस दिया। उसके बाद फिर सैयद कलीम इमाम साहब, ही वाज IG सिंध, और उन्होंने जो हमारा एक छोटा सा मॉडल हैदराबाद में काम करता था, उन्होंने पूरे सिंध के लिए हमारे साथ मुआहदे साइन किए। और मतलब दिस इज़ हाउ मेरे ख्याल से आपका जो काम होता है वो बताता है अगले बंदे को या ऑर्गेनाइजेशंस को या डिपार्टमेंट्स को कि ये कितना मुफीद साबित हो सकता है लोगों के लिए। अच्छा, इसमें मैंने सब ये बताइए कि रमज़ान मुबारक का क्योंकि महीना है, थोड़ा सा वाले से हम बात करना चाहेंगे आपसे। रमज़ान में कोई ख़ास एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी?
जी, रमज़ान में राशन ड्राइव्स होती हैं, और राशन ड्राइव वो ख़ुसूसन रमज़ान के लिए होती हैं, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है कि हम सब लोग रोज़ा रखते हैं। हम चाहते हैं कि उनको जितना हो सके आराम मिले। उसमें जो सफ़ेद पोश लोग हैं, काफ़ी अरसे से हमने उनकी लिस्ट बनाई हुई है, उसको हम अपडेट करते रहते हैं। काफ़ी आसपास और लोग होते हैं, वो भी हमें बता रहे होते हैं, तो उनको राशन पहुंचाना। और मैं तो जब अपने सेशंस में भी बात कर रही होती हूँ जो कि रिलेटेड टू द जेंडर और लॉ होते हैं, लेकिन रमज़ान में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ये बता रहे होते हैं बार बार कि आपको कैसे धीमे लहजे में लोगों से बात करनी है। आप जब अगर रोड पे ड्राइव भी कर रहे हो, हर कोई इतनी जल्दी में होता है, आपका लहजा बहुत सख्त हो जाता है, आप लड़ रहे होते हो लोगों से। तो जो रोज़े का असली मकसद है, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, जो हमारा मज़हब हमें बताता है, वो हमें यही कहता है कि आपने नरमी इख्तियार करनी है, आपने बर्दाश्त करना है। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो भी रही है, आपको लग रहा है कि अगला बंदा बहुत स्पीड अप जा रहा है मुझसे, तो आपने दरगुजर करना है। ऐसे नहीं कि आप गाड़ी के आगे आ गए और उतर के आपने लड़ना शुरू कर देना है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कोशिश करते हैं कि अपनी बातचीत में लोगों तक पहुँचाएँ, उनको बताते रहें। उसके अलावा रमज़ान में हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चे जो रोज़ा रख रहे होते हैं, अक्सर फैमिलीज़ में जो कि इतना फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, हम उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा इस फैमिली में बहुत ज़्यादा बच्चे और उन्होंने अभी रोज़ा रखना शुरू किया है, तो उनके लिए हम खुसूसन ख़ास पैकेट्स बनाकर भेज रहे होते हैं उन बच्चों के लिए। अप्रिशिएट करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ। और ये रोज़ा खुलवाने के भी सिलसिले चल रहे होते हैं। और उसके अलावा जो हमारे साथ स्टाफ काम कर रहा होता है, जो वॉलंटियर्स काम कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको भी रिलीफ दें। जो अच्छा मालवी, क्या आपकी करंटली कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप इंडिविजुअली काम करें? जिस तरह आपने कहा कि आपका जो स्टाफ है, इस हवाले से जानना चाहूँगी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से इस वक्त मुंसलिक हैं? जी, मैं फाउंडर हूँ वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर सिंध। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, और उसके ही तहत हमने काफ़ी सारे काम किए और काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ, और उसके अलावा मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। अभी करंटली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ दैट इज़ द सोसाइटी फॉर द चाइल्ड राइट्स, और उसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। उसमें हम जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो चाइल्ड लेबर है उसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं कि बच्चों के साथ। और आपकी कथा कलामी करो हमारी, चाइल्ड लेबर की हम बात जब भी करते हैं, कवानीन भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसमें आप भी काम कर रही हैं और भी लोग हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये उसके बावजूद भी अमल दरामद नहीं होता कवानीन पर। बच्चे हम क्यों नजर आते हैं मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं? बिल्कुल ऐसा है। ये बहुत एक बड़ा मसला है। मुझे याद है पिछले सालों में जब हमने कैंपेन्स की थी, मैं खुद निकल पड़ी थी हमारी टीम के साथ कि बच्चों से ना काम करवाया जाए। तो और हमने एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए थे, उसमें हम बच्चों को तालीम देते थे स्ट्रीट साइड पर। तो उस टाइम भी बहुत सारे वालिदैन हमारे पास आ गए थे, जैसे कचरा कलेक्ट करने वाले बच्चों को हम तालीम देते हैं, और डिफरेंट और उनको हमने एक छोटा सा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स सेटअप था। तो तालीम कहाँ देते हैं आप? थोड़ा सा बताइए। एग्जैक्टली, ये एक्चुअली हमें ये था कि हम मिल के बच्चों को, जहाँ हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं उनको टेंट्स के ज़रिए टेंट लगाते हैं, एग्जैक्टली उनको वहीं पर ही स्ट्रीट्स पर ही या डिफरेंट इस तरह जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें जाके उनको लेक्चर्स देना। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि बच्चे जो है वो उनके वालिदैन आके हमें कहते हैं कि आप उनको इंगेज ना करें इस तरह स्कूलों में, क्योंकि ये जो 100-200 कमा कर आते हैं दिन में, इससे हमारा चूल्हा जलता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये बता रही है कि आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25A कहता है कि बच्चों को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाए, मगर जो लोगों के हालात हैं वो इजाज़त उनको नहीं देते कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट को बहुत पुश कर रहे होते हैं कि आप इंसेंटिव्स दीजिए फैमिलीज़ को, और ज़्यादा इनकरेज्ड हो। और जब हमने भी इस तरह बच्चों को तालीम की तरफ हम लेकर आए थे, तो
हम कोशिश करते थे कि उनको उनकी फैमिलीज़ को मदद करें, यानी उनके फादर का कोई छोटा सा काम शुरू करवा दें, उनकी मदर को कहीं इंगेज कोई सिलाई मशीन लेके दे दें ताकि उनका बच्चा तालीम हासिल कर सके। सो दिस इज़ हाउ ये कुछ हमारी रही हैं चीज़ें। एग्जैक्टली। तो चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, और उसमें जो फैक्ट्रीज़ में यहाँ पर बच्चों के साथ जो वर्किंग कंडीशंस हैं, अब जो हमारे कवानीन और इंटरनेशनल लॉ है वो बच्चे को कह रहा है कि ठीक है, बच्चा कहीं पर 16 साल है, कहीं पर 14 साल है कि बच्चा काम करने की उम्र रखता है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो जो 14 साल या 16 साल का बच्चा है उसके साथ आप इतना हैवी वर्क ना कराएं कि उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए या वो बच्चा बर्दाश्त ना कर पाए। तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मुल्क में कि अगर चले बच्चा अपनी, उसको हम बच्चा नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे यूथ। जब वो अपनी यूथ में आके कोई इनिशियल काम साथ कर रहा है अपनी पढ़ाई के, एक तो पढ़ाई बहुत लाजमी है, पढ़ाई तो हो ही भी हम पढ़ाई के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें छोटा सा नाज़रीन एक ब्रेक लेना है क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है। हेडलाइंस के बाद अगेन हाजिर होंगे और मारवी से इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, तो हमारे साथ रहिए।